विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं आपको अपडेट बता दूं, बिहार पुलिस का जो फॉर्म है कांस्टेबल का, वो फॉर्म ठीक से भरा रहा है। आप समय रहते फॉर्म भर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के लिए कोर्ट में जो चल रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया गया और बोर्ड ने क्या किया है कि मेंस का डेट दे दिया है। आपको नहीं लगता है कि सरकार और बोर्ड और बीपीएससी और न्यायालय ये सब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों के सेंटिमेंट को दबाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ने मेंस का डेट दे दिया है और मेंस के में छात्र उलझेंगे और कोर्ट अभी तक कोई फैसला दिया नहीं है और कोर्ट कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोर्ट पे सबको उम्मीद है, आगे आगे क्या होता है इस विषय में आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति, जो रिवीजन कराना है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा तीसरा क्लास है और जानेंगे फ्रांस की क्रांति से आप अब तक कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आपसे यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं पुस्तक में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है। लेकिन बीपीएससी पर आपका क्या अपडेट है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले ना फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 में, ये पूछता है। ठीक है, 1789 में ना फ्रांस की क्रांति हुआ था। यार आपको बताना चाहिए कि ये जो फ्रांस है ना, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ना, तो उसमें ये भाग लिया था। ठीक है, यानी फ्रांस अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उसकी मदद किया था। तो जिस तरह से फ्रांस ने मदद किया अमेरिका को और अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो फ्रांस के लोगों को ये महसूस हुआ कि जब हम अमेरिका के लिए लड़ सकते हैं तो अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अमेरिका आजाद हुआ 1776 में और फ्रांस 1789 में। ठीक है, तो अपने लिए फ्रांस लड़ा और अपने देश को ना आजाद करवाया। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न आएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। पहला प्रश्न आपको बनता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। आपको याद रखना, फ्रांस की क्रांति 1789 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में, स्टेट में और एसएससी में। ये प्रश्न आया है, कांस्टेबल, बिहार पुलिस, एसआई सब में प्रश्न आ चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपसे यहाँ से बनता है। कहता फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुईस 16, ये भी बात याद रखिए, वहां का ना सम्राट यानी राजा लुईस 16 के शासन काल में ना हुआ, यानी कि वहां के जो राजा थे ना लुईस 16, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय क्रांति में ना सामंती व्यवस्था थी। सामंती मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, वो होते हैं सामंती वाले। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के राजगृह के फाटक को ना तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। देखिए, जैसे भारत की आजादी हुआ ना 15 अगस्त को, उसी तरह से ना वहां पे 14 जुलाई है। डेट याद रखिए, 14 जुलाई, 14 जुलाई, 14 जुलाई को ना फ्रांस की क्रांति हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, एक घटना, एक एक ना किला है, किला समझ रहे हैं, मतलब कि जेल जो बास्तिल में है। ठीक है, और वहां पे ना लोगों को ना कैद करके रखा गया था। तो लोग गए और उस किले को ना ध्वस्त कर दिए, तोड़ दिए, अपने लोगों को ना आजाद करा लिए। एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रांस में ना भूखमरी चल रही थी, चारों तरफ कालाबाजारी फैला हुआ था, लोगों को खाने के लिए ना अनाज नहीं मिल रहा था। ठीक है, रोटी नहीं मिल रहा था। ठीक है, वहां के जनता तबाह हो रखे थे अपने राजतंत्र के शासन व्यवस्था से। ठीक है, तो उन्होंने एक क्रांति लाया और फ्रांस की क्रांति, और उस समय ना 14 जुलाई 1789 को बास्तीन के जो किला था उसको ना ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे जितने भी वहां पे कैदी थे वो सबको ना आजाद करा दिए। ठीक है, और इस तरह से ना फ्रांस स्वतंत्र हुआ था। देखिए इसमें आगे क्या बताया गया, डेट के साथ याद रखिए, यह 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ और वहां पे घटना क्या हुआ था कि बास्तिल का किला था उसको ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीस क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह, बास्तिल जगह का नाम है, कारागृह को ना फाटक को तोड़कर बंदियों को ना मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को ना फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस, यानी कि हमारा उसका ना राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय दिवस फ्रांस को मनाते हैं 14 जुलाई को। ठीक है, जैसे अमेरिका को मनाते हैं 4 तारीख को, याद है ना, 4 तारीख को अमेरिका आजाद हुआ था। ठीक है, पिछले दिन पढ़ाते आपको याद रहेगा कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 तारीख को। ठीक है, तो इसी तरह से ना ये है, इसका है। ठीक है, इसका 14 तारीख को। ठीक है, याद रखिए, परीक्षा में पूछता है, राष्ट्रीय दिवस है फ्रांस का 14 जुलाई को। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा ना फ्रांस की क्रांति का देन है। और सीधा ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपको फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति, देखिए फ्रांस की क्रांति से ना विश्व इतिहास में ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, इसलिए इसको ना आप ध्यान में रखिए। स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, हमारे संविधान में ना ये चीज लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। हमारे संविधान में ये चीज वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, जब प्रस्तावना पढ़िएगा ना तो उसमें ये सारी बात डील किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो फ्रांस से ही लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और पूछेगा आपको कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नारा किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांस की क्रांति ने। ठीक है,
मैं ही राज हूं, ये जो बात कहते थे, और मेरे शब्द ही कानून है, यह लुईस 14वां के वक्तव्य है, यानी ये कहा कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून, ये बात किसने कहा था? तो लुईस 14वां। ये भी प्रश्न पूछा है, कई बार पूछा है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। पता है, राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में ना पार्लियामेंट नामक संस्थान थी, जिसका ना संख्या 17 थी, और जिसका ना गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। यानी पार्लियामेंट एक संस्था थी जो फ्रांस में गठन हुआ था, इसकी संख्या 17 तक थी। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए न सुरक्षित होता था, और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे, यानी कि बड़े पोस्ट पे, न्यायालय के पोस्ट पे ना कुलीन वर्ग के लोग ही आए थे, यानी कि वहां के लिए ना बड़े लोग, ठीक है, वंशावली के अनुसार वहां पे ये पोस्ट दिया जाता था। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुईस 14वां ने करवाया था, यानी वर्साय है एक जगह, वहां पे एक शीश महल है जिसको बनाया था लुईस 14वां। वर्साय को फ्रांस की ना राजधानी लुईस 14वां ने बनाया था, यानी फ्रांस की राजधानी एक समय में वर्साय था, और इसका गठन किया था, इसको बनाया था लुईस 14वां। लुईस 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी कि लुईस 16वां राज गद्दी पर बैठा फ्रांस के 1774 में। लुईस 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेता ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से इसका विवाह हुआ था, ठीक है। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था, यानी जो राष्ट्र की जो समाधि थी, समाधि वर्साय का ना भड़कीला राज दरबार था। लुईस 16वां को ना देशद्रोह के अपराध में ना फांसी दे दिया गया, यानी कि वहां के राजा है, सम्राट है, और उसके ऊपर लगा देशद्रोह का मुकदमा, और जिसके तहत ना उसको फांसी दे दिया गया। तो आपसे पूछेगा, फ्रांस में निम्नलिखित में से किस राजा को फांसी दे दिया गया? लुईस 16वां। और देशद्रोह का आरोप लगा उस पर, ठीक है, देशद्रोह का आरोप बहुत बड़ा आरोप होता है, ठीक है। कहता है टैले एक प्रकार का ना भूमि कर था, और टीथे एक प्रकार का ना धार्मिक कर था। और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है कि टैले और टीथे का संबंध किससे है? तो याद रखिए, छोटा एक प्रकार का कर है। टैले ना भूमि पर लगता था, और टीथे ना धार्मिक पे लगता था, यानी धार्मिक कर है टीथे, और टैले है आपका भूमि कर, और ये दोनों ना फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। यानी टीथे और टैले का संबंध किससे है? तो एक प्रकार का कर है, तो एक भूमि पे लगता है और एक धर्म पे लगता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको ध्यान से समझिए। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको वहां पे डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए अपना अच्छा से रिविजन कीजिए। कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक है टैले भूमि कर, और एक है टीथे धार्मिक कर, जिसे ना चर्च को देना पड़ता था। तो आप लोग को पता है कि चर्च ना क्रिश्चियन लोगों का ना पवित्र स्थान होता है, जहां पे लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कर लेता था ना, चर्च लेता था, ठीक है, वहां के चर्च लेता था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। फ्रांसिस क्रांति में ना वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया, यानी फ्रांस में जो क्रांति हुआ, इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले जो व्यक्ति लोग हैं, वाल्टेयर है, मोंटेस्क्यू है, और रूसो, इन लोगों को ना जाना जाता है फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में, ठीक है। वाल्टेयर चर्च का ना विरोधी था, यानी चर्च को ना नहीं मानते थे, चर्च में जो पादरी रहते हैं ना, वो लोग को नहीं मानते थे, कि वो लोग ना जनता के ऊपर ना बहुत सारे जुर्म करते थे, ठीक है। जैसे देखिए, टैथे कर ले रहा है, टीथे कर ले रहा है, पहले ये सब जनता को से कर ले रहा है, उगाही कर रहा है, ठीक है। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक थे, यानी कि रूसो चाहते थे कि फ्रांस में ना प्रजा का तंत्र हो, ठीक है, प्रजा का तंत्र हो, यानी लोकतंत्र हो, ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है, ये बात वाल्टर ने कहा था, और ये हर एग्जाम में पूछता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, ये कोटेशन है जो पूछता है प्रत्येक एग्जाम में, इसको नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने बोला था? वाल्टेयर ने, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय वाल्टेयर ने ये उक्ति दिया था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये ना पुस्तक का नाम है, ये भी बहुत चर्चित पुस्तक है और पूछता ही है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, मतलब ये रूसो एक व्यक्ति है, दार्शनिक है, फ्रांस के बुद्धिजीवी है, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ना रचना की है, यानी इनको लिखे हैं, इनको संपादन किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये पुस्तक एक है, प्रश्न मतलब ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश, इसके ना वाल्टेयर है, एक पुस्तक का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश, इसके रचना किए हैं वाल्टेयर, ठीक है। आप दोनों किताब याद रखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेटर्स ऑन इंग्लिश। आगे चल के ना दास कैपिटल के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। कानून की आत्मा, ये भी एक किताब की नाम है, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, परीक्षा में सीधा लिखेगा आपको द स्पिरिट ऑफ लॉज, के लेखक कौन है? तो ये है मोंटेस्क्यू,
कानून की आत्मा, इस पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसने सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो हमारे देश में भी ये 3 गो अंग है ना सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये भी ना फ्रांस में है, ठीक है, को अलग अलग रखने की ना विषय में ना सत्ता शक्ति का ना पृथ्वीकरण सिद्धांत, तो इसमें ना कानून की आत्मा में ना बताया गया है शक्ति का ना पृथ्वीकरण सिद्धांत की, सबको अलग अलग शक्ति दीजिए, ठीक है, समझ गए। तो ये जो कानून की आत्मा है इसमें ना तीनों का ना बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे ना मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। जैसे कि अमेरिका में जब स्वतंत्र हुआ था ना, वो भी ना समानता का नारा दिया था, ठीक है। तो जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, इसने भी पहले घोषणा कर दिया कि हम ना समानता का सबको अधिकार देंगे, यानी समान अधिकार देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी थी समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था, यानी आगे बढ़ाया था, ठीक है। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। तो पीछे हम एक साथ बता दिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा है, ठीक है। तो समानता इसको मध्य वर्ग ने आगाज किया था, और स्वतंत्रता और बंधुत्व क्रांति का एक नारा था, यानी फ्रांस की क्रांति का ये प्रमुख नारा है, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। तो पूछेगा फ्रांस की क्रांति का नारा प्रमुख क्या है, तो यही नारा है, ठीक है। अब ऐसे पूछते स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसकी देन है, तो फ्रांस की क्रांति की, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कहिया हुआ 1789 में। ये डेट ना आपको घूमते रहेगा परीक्षा में जब बैठिएगा, तो इसलिए नोट कर लीजिए 1789, ठीक है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में अर्थात 3 श्रेणी में बटा हुआ था, और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा था कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां के लोग कितने स्टेट में बटे हुए थे, 3 स्टेट में, ठीक है। तो जब रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए। वहां के जो समाज था ना अलग अलग 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला स्टेट था आपको पादरी, दूसरा स्टेट था आपको अभिजात वर्ग, और तृतीय स्टेट था जिसमें 90% लोग आते थे, ठीक है। तृतीय स्टेट, इसमें ना देश के 90% जनता आते थे, यानी जो बच गया सो, ठीक है। इन्हें सभी प्रकार के ना कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर भी शामिल थे। तो बस आपको याद रखना कि फ्रांस में कितने वर्ग में बटे हुए थे लोग, तो 3 वर्ग में, ठीक। बस 3 याद रखना है आपको, 3 वर्ग में बटे हुए थे। कॉमन क्वेश्चन बनता है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है। कहता फ्रांस की राज क्रांति के समय ना वहां की जो मुद्रा थी ना लिब्रे थी, यानी फ्रांस जैसे हमारा देश है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ रुपया है ना, तो हमारा वर्षों से रुपया ही ना यहाँ का मुद्रा है, ठीक है। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी 1789 में, तो वहां की जो मुद्रा उसका ना नाम है लिब्रे, ठीक है। आगे आपका स्टेट्स जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत ना 5 मई 1789 को हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। एक क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है कि माप तौल की प्रणाली किसकी देन है, तो फ्रांस की देन है, ठीक है। यानी माप तौल जानते हैं ना जी, दूध खरीदते हैं लीटर में, आलू खरीदते हैं किलो में, प्याज खरीदते हैं, सब जो मापते हैं ना, तौलते हैं ना, कै किलो कै लीटर, ये सब जो माप तौल की पद्धति है ना, सबसे पहले ना फ्रांस ने विश्व के सामने रखा, और विश्व ने उसको ना ऑब्जर्व किया। तो भारत ने भी लिया है ना जी माप तौल की प्रणाली। तो माप तौल की प्रणाली किसकी देन है, तो ये फ्रांस की देन है। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, ध्यान रखिए। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसने दिया, फ्रांस ने। एक क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक ना हार्डर एक व्यक्ति है ना, उनको कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769, याद रखिए 1769 में ना नेपोलियन का जन्म हो गया, 1769 में। तो नेपोलियन के बारे में जब पूछेगा ना तो समझ जाइए कि फ्रांस के बारे में चर्चा कर रहा है। 1769 में ना नेपोलियन का जन्म हुआ था, लेकिन डेट क्या है आपको ध्यान में रखना है, 15 अगस्त जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ ना, तो इस 1769 में इसका जन्म हुआ कोर्सिको द्वीप पर। इन दरोगा के जो एग्जाम होता है ना, दरोगा, उसमें ही पूछा हुआ है कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोर्सिको द्वीप पर, ठीक है। आपको याद रखना है, कोर्सिको द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था, ठीक है। और जिसकी ना राजधानी अजासियो में हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कोर्सिको द्वीप की राजधानी, वो जो जगह के नाम है ना, वो अजासियो है, अजासियो, यानी द्वीप है कोर्सिको, उसका ना जो छोटा सा जो जगह है वो है अजासियो, जहां पे ना नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को, ठीक है। 15 अगस्त 1769 को याद रखिएगा। इसके 100 साल बाद ना गांधी जी का जन्म हो जाएगा, ठीक है, 1869 को, ठीक है। इसके 100 साल बाद गांधी जी के जन्म हो जाएगा 1869 में, ठीक है। कहता नेपोलियन के पिता का नाम ना कार्लो बोनापार्ट था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का जन्म कहीं हुआ था कोर्सिको द्वीप पर, छोटा सा उसमें जगह है
अजासियो, याद रखिएगा। नेपोलियन ने ब्रिटेन के ना सैनिक अकादमी में ना शिक्षा प्राप्त किया, यानी उसको जो पढ़ाई लिखाई है, ब्रिटेन चला गया, वहां से ना सैनिक का ट्रेनिंग लिया नेपोलियन, यानी सैनिक में था वो, ठीक है, ब्रिटेन में। अब 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के ना प्रमुख को समाप्त किया, यानी कि कहने का मतलब जब इस सेना का ट्रेनिंग ले लिया, जब सेना में चला गया ना, तो 1796 में ना नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख को ना समाप्त किया। उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का ना अंत 1799 में हुआ, और ये यही किया नेपोलियन किया, ठीक है। नेपोलियन 1799 प्रथम कौंसल बना, यानी कि ना फ्रांस का ना कौंसल बना, कौंसल, वहां पे कौंसल एक पोस्ट होता है, ठीक है। और 1802 में ना जीवन भर के लिए ना कौंसल बन गया, ठीक है। यानी समझिए कि ना वहां का एक पोस्ट धारण किया, ठीक है, कौंसल का एक पोस्ट धारण किया 1899 में, और 1799 में एक पोस्ट लिया, और 1802 ना जीवन भर के लिए वो पोस्ट अपने नाम पे रख लिया, ठीक है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। एक प्रश्न पूछा है दरोगा वाला में, ठीक है, और कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल होता है उसमें मद निषेध, इस सब में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना था? 1804 में। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना था? 1804 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है, ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? तो नेपोलियन। पता, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को ना बनियों का देश कहा। ये बात पूछता है कि बनियों का देश किसको कहा जाता था? इंग्लैंड को। किसने कहा? नेपोलियन ने, ठीक है। नेपोलियन ना इंग्लैंड को बोल दिया बनियों का देश। बनिया है, बनिया किसको कहते हैं? जो 1-1 रुपया 2-2 रुपया का हिसाब करते रहता है, बनिया किसको बोलते हैं? जो व्यापारी करता है। इंग्लैंड के लोग देश देश में जाकर व्यापारी करते थे ना, अब व्यापारी करने के बहाने जाते थे, उसको ना हथिया लेते थे, उस पर ना कब्जा कर लेते थे। उसी तरह अमेरिका को गुलाम बनाया, फ्रांस को गुलाम बनाया, अपने भारत को गुलाम बनाया, आया व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पूरे भारत को ना जकड़ लिया, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए इसको बोल दिया बनियों का देश है। तो पूछेगा आपको कि बनियों का देश किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है। बोला कौन? नेपोलियन। परीक्षा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वीवीआई क्वेश्चन है। कहता नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को ना तलाक देकर ना ऑस्ट्रेलिया की ना राजकुमारी मेरिया लुइसा से ना शादी किया, यानी ओकर एगो पहले की शादी हुआ था ना, उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ना वहां पे नियम है कि एगो को तलाक दीजिएगा तभी दूसरा से शादी कीजिएगा, ठीक है। तो एगो को तलाक दे दिया, अब ना ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी है मेरिया लुइसा, उससे ना शादी किया, क्योंकि अब वो सम्राट बन गया था, सम्राट सम्राटे के साथ ना रहेगा, तो इसलिए एगो को तलाक दे दिया, दूसरा से ना शादी किया, जिसका नाम है मेरिया लुइसा। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को ना इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ ट्राफलगर का युद्ध। तो कभी कभी ये युद्ध पूछता है, ध्यान रखिए। 1805 में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया 1800, यानी कि जब वो सम्राट बना ना, तो वहां 1804 में, उससे पहले ना वहां पे ना एक बैंक बना दिया, ठीक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस। कहता नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार किया, जिसको ना नेपोलियन कोड कहते हैं, ठीक है, नेपोलियन कोड। इसी तरह से कर्नवालिस जब अमेरिका से भारत में आएगा ना, तो वो कानून का किताब बना देगा, कर्नवालिस कोड, ठीक है। जब अमेरिका में वो हार हो जाता है, 1781 में सरेंडर कर देता है, तब उसको ना भारत भेजा जाता है, ठीक है। तो इधर देखिए, ई ना बना लिया यहाँ पे नेपोलियन कोड, ठीक है। तो ये बात ना वो सब देख रहा था, जब यहाँ आया ना तो बना दिया कर्नवालिस कोड, ठीक है। कर्नवालिस यहाँ पे एक कानून का किताब बना दिया, जिसका नाम है कर्नवालिस कोड। जिस तरह से यहाँ पे नेपोलियन कोड बनाया, यानी कि ना कानून तैयार कर दिया, कानून का किताब तैयार कर दिया नेपोलियन, जिसका नाम है नेपोलियन कोड। तो पूछा नेपोलियन कोड का संबंध किससे है? कानून से। अब कौन बना दिया? नेपोलियन। कहता नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में ना अंग्रेजी जहाज बेरे के नायक नेल्सन के हाथों ना बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यानी नेल्सन नाम का एक व्यक्ति है ना, जो अंग्रेजवा है, नेपोलियन को हरा दिया था, ठीक है, तब नील नदी के युद्ध में। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को ना लिपजिंग नामक स्थान पर ना हरा दिया, यानी कि नेपोलियन अकेले कोई से ना नहीं हारता था, तो सब गुट बना लिया कि एकरा ना पटक देना है, ठीक है। गुट बना करके नेपोलियन को ना लिपजिंग नामक स्थान पर ना हरा दिया, उसे ना बंदी बना लिया, बंदी समझ रहा है, कैद कर लिया, अब भेज दिया एल्वा के टापू पर। लेकिन वहां से ना वो भाग आएगा, एल्वा के टापू पर भेज दिया, परंतु ना वहां से भाग आया, अब फिर फ्रांस में आके फ्रांस के राजा बन गया, हम राजा है, हमको तू कैसे भगा देगा? फिर वो राजा बना दिया। तो तुमको पूछेगा कि नेपोलियन को बंदी बना के कहां भेज दिया? एल्वा के टापू पर। कई बार पूछा जा चुका है, कहां भेज दिया? एल्वा के टापू पर। फिर वो भाग आएगा, ठीक है। अब फिर क्या बन जाएगा? फ्रांस के सम्राट। अब सब फिर से सोचेगा कि अब की करल जाए, ठीक है, तब फिर सब मिलेगा। अंत में मिस्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को ना
18 जून 1815 को ना वाटरलू के युद्ध में ना पराजित कर दिया। यानी कि पहले एल्वा, अब है वाटरलू, ठीक है। यहाँ पे फिर हरा देगा उसको, ठीक है, लेकिन अब ना उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देगा, ठीक है। सेंट हेलेना द्वीप ना अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका के पार्ट है, ठीक है। वहां से ना वो नहीं आएगा, उसी पे बेचारा मर जाएगा, ठीक है। तो अंत में उसको कौन भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप। पहले भेज दिया था एल्वा पर, ठीक है। तो वहां से ना 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन को ना लिटिल कारपोल कहते हैं। तो यह परीक्षा पूछता है कि लिटिल कारपोल के नाम से इतिहास में कौन फेमस है? नेपोलियन के पापा के नाम कार्लो बोनापार्ट। बॉस, ये परीक्षा के क्वेश्चन हिट हिट जो परीक्षा में ना रगड़ रगड़ के पूछता है, खाली आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है लिटिल कारपोल, ठीक है। नेपोलियन के पतन का कारण ना उसका ना रूस पर आक्रमण करना था। यानी कि जब रूस पर आक्रमण किया ना, तो रूस ना सबको मिला लिया, सब यूरोप कंट्री का, कहा कि रुको इसको ना मिल कर पटकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं हारने वाला है। अब बहुत बहुत ही ना बुद्धि के तेज था नेपोलियन। कद उसका छोटे था, लेकिन आर्मी से ट्रेंड था, ठीक है। वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता था, एकदम बुद्धि बुद्धि से सबको हरा देता था, समझ गए। इसलिए उसको बोला कि दूध करा, तू तो बनियों के देश है, तू हमारा बरखती आक्रमण करेगा, और उसको भी हरा दिया, ठीक है, इंग्लैंड को। तब सब मिल करके इसको पार्टी बना करके इसको हराया दोनों बार, ठीक है। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का ना बहिष्कार करने के लिए ना नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यापार का ना सूत्रपात किया था। यानी कि जितना भी उसके आसपास के कंट्री है ना, सबका ना एक दल बना लिया। अब बोला कि इंग्लैंड से व्यापार कर ही के नहीं, हम लोग अपने से बनाएंगे, अपने से व्यापार करेंगे आपस में, ठीक है। कहता है वियना कांग्रेस समझौता के तहत ना यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में ना फ्रांस के प्रमुख प्रभुत्व को ना समाप्त कर दिया। यानी कि जब नेपोलियन था ना, तो फ्रांस ना बहुत टॉप पर था, बहुत टॉप पर था, ठीक है, कि फ्रांस का ना बहुत चलती चलता था। लेकिन जब नेपोलियन हार गया ना, धीरे धीरे ना वहां के आसपास के जो गुट बना लेते ना कंट्री यूरोप वाले, वो ना धीरे धीरे यूरोप फ्रांस के ना अस्तित्व को ना धीरे धीरे कम कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब तो है ही नहीं लीडर उस तरह से संभालने वाला, सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाला। तो इस तरह से आपका फ्रांस की क्रांति समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका चालू होगा इटली की एकीकरण, जहां से देखेंगे और जानेंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।